हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आ चुका है आप सभी के कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का 100% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है बच्चों, जिसे आप पढ़कर जाएंगे और कल के पेपर में आप 75 के 75 नंबर लेके आएंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको जितने क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप देख सकते हो उन सभी क्वेश्चंस का आज की वीडियो में आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो आप सभी को करना क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आप कल के पेपर में 75 में 75 आसानी से ला सकते हैं बच्चों, क्योंकि यह पेपर देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों, आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि यह पेपर है जो किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। तो आपको बता दूं, ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम पे मैं अभी पेंसिल का यूज करने वाला हूं बच्चों, क्योंकि ये रियल पेपर है, इसे अभी हम टिक करेंगे और फिर वापस भी करना होगा, इसीलिए हम यहाँ पर पेन का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि कोई दिक्कत होगी तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूं, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पर आप इसका परीक्षा कोड भी मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्कैनर है, यहाँ पर आप इसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, कक्षा 9वीं विषय परीक्षा जो 2023-24 का पेपर होने वाला, जिसका पेपर आपका कल है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों का पेपर होने वाला है। और बता दें, यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन 22 देखने को मिलने वाले हैं और समय 3 घंटे का, टोटल पेजों की संख्या 10 और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पर बता दें बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, यदि आप इसे पढ़ लेते और ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या है और कौन सा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चों आपका, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, क्या करना है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर है, पहला है मुंबई, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो या टोक्यो। तो आप बताओगे बच्चों, इसका जो उत्तर होगा रेडियो डी जेनेरो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। बताना क्या निर्मित करती है, जलप्रपात, बाढ़ के मैदान, डेल्टा या एंचुरी या गोखुर झील। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे डेल्टा या एंचुरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया। तो आप बताओगे, पहला है फान, दूसरा है हेन तसंग, तीसरा है एरियन, चौथा है मेगास्थनीज। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में विदेशी यात्रा बनकर आए थे भारत। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप बताओगे मेघालय, असम, बिहार या मध्य प्रदेश। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बिहार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आप बताओगे पागल या मानसिक विकलांगों को, ठीक है, नाबालिगों को, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को या उपयुक्त सभी। तो आप लगाओगे बच्चों सभी को, जो नाबालिग हो, जिसकी उम्र 18 से कम हो, ठीक है, जो दिमाग से पागल और मानसिक हो, विकलांग हो, मानसिक विकलांगता हो, ठीक है, यदि जिसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया, वो सभी वोट देने का अधिकार नहीं पा सकते। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है यहाँ पर इंग्लिश माध्यम के छात्र छात्रा इसे पढ़ लेंगे और सेम उत्तर होने वाला है। ठीक है, अगला है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हैं बिंदी बिंदी कहलाते हैं। तो आप बताओगे क्या कहलाते बच्चों, संसाधन कहलाते। चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, संसाधन, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, बिंदी बिंदी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आप बताओगे कि कर्क रेखा जो है कौन सी बच्चों, कर्क रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बिंदी बिंदी जिले में स्थित है। तो आप बताओगे कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज बिंदी बिंदी ने की थी। तो आप बताओगे कि मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। कौन से बच्चों, राखल दास बनर्जी। ठीक है, अगला है, अरस्तु ने प्रजातंत्र को बिंदी बिंदी के का शासन कहा है। तो किसका शासन कहा गया, मूर्खों का शासन कहा गया। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों नहीं लिख पाएंगे उसका उत्तर लिख लेंगे। पहले को होगा आपका संसाधन, दूसरे को कर्क रेखा, तीसरे को मंडला और बालाघाट,
चौथे का होगा राखल दास बनर्जी और पांचवें का होगा मूर्खों का। ठीक है, चलिए इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं यहाँ से इसे पढ़ के नोट कर लेंगे। ठीक बच्चों, अगला आता है बच्चों इसके बाद आपका सत्य असत्य चुनिए। ठीक है, पहला है कुतुब मीनार आगरा में है, तो आप बताओगे है कि नहीं, तो देखो कुतुब मीनार आगरा में नहीं है, तो आप इसका लगाते हो उत्तर असत्य। ठीक है, अगला है सामवेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो आप जानते हो कि सामवेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है, तो आप इसका लगा दो उत्तर असत्य। ओके, नेक्स्ट है हमारे देश में वे सभी स्त्री पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष है वोट डालने के अधिकार हैं, तो आप बताओगे कि जी सत्य होगा इसका उत्तर, क्योंकि मतदान करने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जन करता है, तो आप बताओगे इसका उत्तर सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है खरीफ की फसल गेहूं है, तो आप बताओगे कि खरीफ की फसल गेहूं नहीं है, तो आप लगा दोगे इसका उत्तर असत्य। ठीक है, इसके बाद छात्रों आता है आपका ट्रू और फॉल्स को जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं यहाँ से नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न पूछा गया सही जोड़ी बनाइए, इसमें यहाँ पर 12 नंबर का दिया है भारत की पहली जनगणना है, तो आप बताओगे भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो आप बता दोगे 1972 में हुई थी। अगला है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो आप बताओगे बच्चों कि ये जो है 26 जनवरी 1950 है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत, तो भारत क्या है बच्चों विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुलसीदास, तो तुलसीदास जी कौन थे, रामचरितमानस के रचनाकार थे, तो इसका आप लगा 25वें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम के छात्र से नोट कर लेंगे। अगला आता है प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पूछा गया एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है नर्मदा नदी किस प्रदेश से निकलती है, तो आप बताओगे बच्चों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना, आपको खाली यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखना है। नेक्स्ट है ऐसे वन जो एक ऋतु विशेष से पत्ते गिरा देते हैं क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे ऐसे वन जो एक ऋतु विशेष से अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसा कि अभी देखते हो आप गर्मी का टाइम आ गया है, अधिकांश पेड़ों के पत्ते गिरना स्टार्ट हो गए हैं, इन्हीं को हम पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है ना, जो पेड़ अपने पत्ते गिरा दे उसे पर्णपाती कहते हैं। तो यह पूछा गया एक ऋतु विशेष, तो ऋतु आपको बताना ऋतु कौन सा, पर्णपाती वन हो जाएगा सर। नेक्स्ट है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो आप बताओगे नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो आप बताओगे बच्चों कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय कौन करता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, तो आप बताओगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग क्या है, तो आप बताओगे इसका लिखोगे होता है कि सस्ती कीमतों पर संसाधन का वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन के प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे। चलिए अब जो बच्चों इसका उत्तर नहीं लिख पाए हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप यहाँ से इसका नोट डाउन करेंगे। पहला का मध्य प्रदेश, दूसरे का पर्णपाती वन, तीसरे का मताधिकार, चौथे का सर्वोच्च न्यायालय, पांचवें का होगा सस्ती कीमतों पर संसाधन की वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से बच्चों आपको स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर से आपको सभी प्रश्नों के 2 2 3 3 4 4 और 5 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो बच्चों आपको बता दो ये जो क्वेश्चंस है ना सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी में ये सभी क्वेश्चंस हैं, बट सभी क्वेश्चंस आगे पीछे हैं। ठीक है, तो यदि आप खाली इसी बस वीडियो को देखते हैं तो आप सभी सेट्स के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको जितने क्वेश्चंस को बताऊंगा उसे आपको अच्छी तरीके से पहले समझना है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस कहीं भी दे देगा। ठीक है, मैं आपको पहले पूरे क्वेश्चंस को कराऊंगा और इसके बाद मैं आपको इसको लास्ट में इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है ना, एक तरफ से बता दूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ लें और आंसर भी लिख लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप बता सकते हो कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8वें में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, आपको बताना है कि भारत को हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इंडिया, अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों, जलवायु से क्या आशय है। क्या पूछा कि जलवायु से क्या आशय है। ठीक है, बताना कि जलवायु किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। 8वें में, उत्तर भारत की नदियों में वर्षा भर पानी क्यों भर रहता है। तो आपको बताना है कि उत्तर भारत की नदियों में जो जब वर्षा होती है तो वहाँ पानी क्यों भरा रहता है, कारण बताना है। इसका प्रश्न क्रमांक 8 है, वन किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हो कि वन हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अनगिनत संख्या में पेड़ होते, जहाँ पर जानवर होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम वन कहते हैं। अतः पूछा गया है प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य आपको बताना है। ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, वेदों की संख्या एवं उनके नाम लिखिए। देखो बच्चों, वेद होते हैं टोटल 4 प्रकार के, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है ना, आपको उनका नाम भी यहाँ पर लिख देना और संख्या भी बता देनी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका में पूछा गया है लोथल एवं कालीबंगा कहाँ स्थित है। यह प्राचीन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। देखो लोथल और कालीबंगा एक दो स्थान के नाम है, तो आपको बताना है यह कहाँ स्थित है, किस देश में, किस राज्य में स्थित है और ये किस कारण से प्रसिद्ध है इतिहास में, इनके बारे में भी आपको बता देना है। ठीक है। अथवा इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है गरीबी से क्या आशय है। ठीक है। अथवा पूछा गया है भारत के समक्ष उपस्थित तो आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। 8वें में अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं आपको बताना है। अब जानते हो कि अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है उसमें परिवर्तन हो गया है। ठीक है ना, कुछ केमिकल्स के कारण हुआ है, तो आपको बताना है कि उसी प्रकार कि अम्लीय वर्षा आप किसे कहते हैं। ठीक है ना, और इसके आप एग्जाम्पल के रूप में आपको ताजमहल यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है, आपको स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द का अंतर है, प्रदूषण और प्रदूषक में आपको अंतर बताना है। ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अतः पूछा गया प्रदूषण की कोई 3 प्रकार को लिखिए। तो आप बता सकते हो प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मिट्टी, फिर कई प्रकार के प्रदूषण हैं, आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, उन प्रकारों का नाम लिख लीजिएगा आपको। ठीक है बच्चों। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है। 8वें में काली युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है लिखिए। ठीक है ना, कि कलिंग युद्ध जो भारतीय इतिहास में हुआ था आपको उसका महत्व बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर 3 नंबर देखने को मिल जाएगा। ये बच्चों अगला है प्रश्न क्रमांक 14, वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि बताना है कि गुप्त काल को भारतीय साम्राज्य में ऐसा क्या कारण था जिसके कारण उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए अथवा भारत में लिंगानुपात की दर निरंतर क्यों कम हो रही है, 4 कारण लिखिए। देखिए आपको इसमें क्या करना है, पहले में भारत में जनसंख्या वृद्धि, मतलब आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि की क्या क्या कारण है, कि मतलब जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो आप बता सकते हो कि एक से मतलब कानूनी तौर पर कहा जा रहा है इस टाइम पे 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, तो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। एक रीजन मैंने बता दिया, बाकी 3 रीजन आपको खुद लिखना होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद बताना लिंगानुपात की दर क्यों कम हो रही है, मतलब लिंगानुपात चाहे वो मेल हो या फीमेल दोनों का लिंगानुपात क्यों कम हो रहा है आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद आ रहा है प्रश्न क्रमांक 16, शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी आपको वर्णन करना। देखिए शाहजहां द्वारा कई सारी इमारतें बनाई गई थी, उनमें से आपको यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, तो आपको टोटल 4 इमारतों के आपको नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद 8वें में पूछा गया है मध्यकालीन चित्रकला की विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्या बताना, मध्यकालीन चित्रकला की विशेषताएं बतानी है आपको। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, नागर एवं द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है बताइए, या लिखिए। देखिए आप नागर और द्रविड़ शैली को जानते होंगे, तो आप एक के सामने एक यहाँ पर उसका करके अंतर आप लिख दीजिएगा। 8वें में गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषता लिखिए। देखिए इसके पहले यहाँ पर पूछा गया था ना गुप्तकालीन के इतिहास को स्वर्ण युग कहा गया था, उसी प्रकार क्वेश्चन फिर से घुमाकर आपको दे दिया गया यहाँ पर कि गुप्तकालीन चित्रकला की 4 विशेषताओं को लिखना है।
इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 18, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रजातंत्र के 4 गुण लिखिए। देखिए अब यहाँ पर जानते हैं प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र मतलब प्रजा की जो मतलब सरकार जो किसके माध्यम से चलती है? जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व जो चलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र के 4 का गुणों का आप वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 19, गरीबी को मापने हेतु कौन से मापदंड है बताइए। अथवा में भारत में गरीबी के कोई 4 कारण लिखिए। तो आप बता सकते हो कि भारत में गरीबी के 4 कारण है। एक हो सकता है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा आप बता सकते हैं बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि। इस प्रकार से आप इसके 4 कारण को लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 20, निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्यों को लिखिए, अथवा भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में के कोई 4 कारण को लिखना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को जानते हैं निर्वाचन आयोग जो वोटिंग करवाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 21, महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है समझाइए। अथवा पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है आपको लिखना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22, विजयनगर की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 23, प्रश्न क्रमांक 23 से पूछा गया है, एक आदर्श ग्राम की 5 विशेषताएं लिखिए। जैसे आप देख सकते हो आप में से बहुत सारे छात्र अभी गाँवों में रहते हैं, ठीक है ना। गाँव में चलता है, ग्राम चलता है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कि एक आदर्श ग्राम की जो विशेषता है कि वहाँ साफ सफाई होना, ठीक है ना, उचित व्यवस्था होना, लाइट की उचित व्यवस्था, साफ सफाई की, पानी की व्यवस्था। इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि इन सभी की व्यवस्था जब होती है वहाँ, तो हम उसे एक आदर्श ग्राम की विशेषता में सम्मिलित कर देते हैं। अथवा में पूछा गया बच्चों, प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कोई 5 अंतर लिखिए। क्या है बच्चों? कोई 5 अंतर लिखना है आपको प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे प्रश्न क्रमांक 24, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24 पूछा गया संविधान में वर्णित कोई 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। देखिए मौलिक कर्तव्य होते हैं जो, उनमें से आपको इसमें देखिए 5 नंबर का है ना, तो इसमें आपको टोटल 5 मौलिक कर्तव्य पूछा गया संविधान के, आपको लिख देना है, ठीक है। अथवा में भारतीय संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं लिखिए। तो आप बता सकते हो कि भारतीय संविधान द्वारा हमें टोटल 6 या 7 के समथिंग कोई मौलिक अधिकार प्राप्त है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप उसे नोटबुक में देख कर लिख लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे प्रश्न क्रमांक 25, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है लिखिए। आप बता सकते हो कि खरीफ की फसल गर्मी में, रबी की फसल ठंडी के सीजन में उगाई जाती है, ठीक है। और उनके अंतर को आप लिख दीजिएगा इस तरह आपको करके टोटल 5 अंतर बना के लिखना है, अब आपके 5 नंबर पक जाते हैं। अतः पूछा गया भारत के मुख्य खाद्यान्न कौन कौन से हैं विवरण कीजिए। तो आप बता सकते हो कि भारत की मुख्य खाद्यान्न होती है आपकी चावल, गेहूँ और आपकी क्या होगी दलहन फसलें, ठीक है ना। तो आप इनके बारे में आपको वर्णन कर देना है। इसके बाद आता प्रश्न क्रमांक 26, प्रश्न क्रमांक 26 से पूछा गया निम्नलिखित के रूढ़ चिन्ह लिखिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए हर चीज़ का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सिंबल होता है। आप कभी रास्ते में जाओगे तो देखोगे लेफ्ट में जाने का, राइट में जाने का, हर चीज़ का एक बोर्ड लगा होता है, सिंबल बना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको उसका रूढ़ चिन्ह लिखना है, ठीक है, सिंबल, ठीक है। आपको किसका लिखना है? पक्की सड़क का, पगडंडी का, बसाहट का, तालाब का और मंदिर का। देखो बहुत छोटा छोटा इसमें आपको एक छोटा छोटा डायग्राम बना देना है, और अब आपकी इस तरह से 5 नंबर पक जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसे जरूर बना लीजिएगा। अथवा में पूछा गया है भारत के मानचित्र के निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। आपको आपके पेपर में एक अलग से इसी प्रकार का देख सकते हो, इसी प्रकार के A4 साइज का आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें आपका ड्राइंग बना रहेगा। भारत का जो है मानचित्र ऑलरेडी बना बनाया आपको मिलने वाला है। बस आपको उसमें कर्क रेखा, भोपाल, मुंबई, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को उसमें क्या कर देना बच्चों, आपको प्रदर्शित कर देना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपके बच्चों पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे, ठीक है ना, तो आपको कल के एग्जाम में बता दें 75 में 75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और आपको बता दें कि इसका जो आंसर है हम इसके एक नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना।
ताकि सभी माध्यम के छात्र हैं जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम के छात्र इसका आंसर आसानी से लिख सकें और कल अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। तो आपको क्या करना है बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो के बाद जो इसका आंसर शीट का आप वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में प्राप्त हो सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।